नमस्कार। हमारे संविधान के बारे में जब भी बात होती है तो एक हिस्सा है जिसे उसका दिल, उसकी आत्मा कहा जाता है, और वो है इसकी प्रस्तावना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे पूरे देश का ढांचा खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स संविधान, इसे समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? इसकी चाबी कहाँ मिलेगी? जवाब बहुत सीधा है और हमारे बिल्कुल सामने। जी हाँ, वो चाबी है प्रस्तावना। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इसे हमारे संविधान का सार, उसका एसेंस क्यों कहते हैं। देखिए, प्रस्तावना ना असल में दो बहुत ही फंडामेंटल सवालों के जवाब देती है। एक, कि ये संविधान बनाया ही क्यों गया, इसका पर्पस क्या था, और दूसरा कि ये हासिल क्या करना चाहता है। मतलब ये हमें मकसद भी बताती है और मंजिल भी। इसे ऐसे सोचकर देखिए, अगर हमारा संविधान एक बहुत बड़ी इमारत है तो प्रस्तावना सिर्फ उसकी नींव नहीं है, वो उसका ब्लूप्रिंट भी है। वो नक्शा जो बताता है कि इमारत कैसी दिखेगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वो कंपस है जो देश को रास्ता दिखाता है कि हमें जाना कहाँ है, हमारे संस्थापकों का सपना क्या था। चलिए अब प्रस्तावना के पहले हिस्से को देखते हैं। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि भारत एक देश के तौर पर है क्या, इसका कैरेक्टर कैसा है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 5 शब्द भारत की पूरी पहचान बता देते हैं। सबसे पहला शब्द संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका मतलब सीधा और सिंपल, भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। कोई और देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हमारे फैसले, हमारी मर्जी। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। अब इसका मतलब है कि हमारा संविधान सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए कमिटेड है। मतलब लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाने का है जहां देश की तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ चंद लोगों की जेब में न जाए, बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचे, सबके लिए बराबरी। फिर आता है तीसरा और बहुत ही अहम शब्द, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार का, स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सब धर्म बराबर हैं, वो हर धर्म की इज्जत करेगी और किसी के साथ भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, और ये शब्द हमें याद दिलाता है कि असली पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। हम ही हैं जो वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, और वो सरकार हमारे लिए, हमारी तरफ से काम करती है। और पांचवा आखिरी शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे ऊंचा पद है, हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं है जो विरासत में गद्दी पर बैठा हो। नहीं, हमारे देश के प्रमुख भी चुने जाते हैं। तो एक बार फिर से देखें, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 शब्द भारत का कैरेक्टर बताते हैं। लेकिन ये तो बस एक हिस्सा हुआ। ये बता रहा है कि देश कैसा है। अब सवाल ये है कि ये देश अपने नागरिकों के लिए करना क्या चाहता है, और इसका जवाब हमें मिलता है प्रस्तावना के अगले हिस्से में। ये सिर्फ भारत का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक प्रॉमिस भी है। ये बताती है कि ये राष्ट्र अपने हर नागरिक को क्या देना चाहता है। चलिए देखते हैं वो 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं जिन पर हमारे संविधान की उम्मीदें टिकी हैं। सबसे पहले जस्टिस, यानी न्याय, और सिर्फ कोर्ट वाला न्याय नहीं, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, हर तरह का न्याय। दूसरा लिबर्टी, मतलब सोचने की, अपनी बात रखने की, अपने विश्वास को मानने की पूरी आज़ादी। तीसरा है इक्वालिटी, यानी कानून की नज़र में सब बराबर और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और चौथा फ्रेटर्निटी, मतलब हम सब में भाईचारे की भावना हो, जो हर इंसान की डिग्निटी और देश की एकता को बनाए रखे। तो इन सब शब्दों को, इन सारे आइडियल्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो क्या समझ आता है? आखिर में प्रस्तावना हमारे लिए एक फिलॉसफी भी है और एक गाइड भी। इसे ऐसे समझिए कि प्रस्तावना का एक डुअल रोल है। एक तरफ ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम एक देश के रूप में क्या है, और दूसरी तरफ ये एक कंपस है जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें भविष्य में क्या बनना है। तो ये एक हकीकत भी है और एक वादा भी। और यहीं पर आके ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतने साल बाद आज के भारत में इन शब्दों का संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक,
गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन सब का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।